वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप हमारा शो देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और इससे पहले आपने देखा कि डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे और बड़ा अच्छा सेगमेंट गया और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया, आपकी कॉल्स भी आ रही थी, तो इससे ज़रा अच्छा फील होता है जब आप कॉल करके बात करते हैं। तो कहते हैं ना, एनर्जी लेवल जो है वो हम लोगों का बढ़ जाता है। और हालांकि जो आज मेरा कम हुआ हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, पर आपकी कॉल्स जो है ना वो मेरा फ्यूल है, इसलिए आप कॉल्स कर लिया करें। अच्छा जी, अभी भी हम लाइव है। अगर आप लाइव हमारे गेस्ट कोई सवाल करना चाहें, इनसे बात करना चाहें, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं निसार चांडियो साहब, तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है। अच्छा दी, हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, मुमताज़ गोपांग, एडवोकेट हाई कोर्ट, पीटीआई रहनुमा भी है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तो आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा जी, खैरियत। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहूँगी अपने शो पे। और उसके बाद सबसे पहले मैं आज आपकी तरफ आऊँगी कि अब एडवोकेट तो आप हैं, उसके साथ आपने पीटीआई जो बोल दिया, तो थोड़ा सा एक मैं पहला सवाल वो करूँगी और फिर मैं दूसरी तरफ चली जाऊँगी। मुझे ये बताएं कि लोग आपसे इतना क्यों नाराज़ है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब आप एडवोकेट बन के भी जवाब दीजिएगा और पीटीआई के नुमाइंदे बन के भी जवाब दीजिएगा और एक आम शहरी बन के भी। अब तीनों आपने तीनों पॉइंट को देख के फिर जवाब बनाना है। हाँ। देखिए ना, एक तो पहली चीज़ तो ये है कि ये मुल्क हमारा है, हम सब का मुल्क है। और इस मुल्क में अगर महंगाई आती है तो जितना दुख हर आदमी को उतना ही दुख है, जितना मुझे भी है, पीटीआई वालों को भी है, तमाम लोग जो यहाँ पे हम रहते हैं हमें दुख है कि ये किस तरीके से इतनी बड़ी महंगाई आ गई। और हमसे नाराज़गी की इस वक्त जो बड़ी वजह है, मैं कहता हूँ कि पूरे मुल्क की मईशत, दूसरी चीज़ें अगर हम चले जाएं कि हमारे जो मईशत है या हमारी स्टॉक एक्सचेंज है या दूसरी चीज़ें, अब पॉइंट स्कोरिंग में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सही तरीके से और बैलेंस में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है महंगाई का जो जिन है वो बोतल में अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि पीटीआई और हमारे इमरान खान साहब भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं। वो इस वजह उस देखें, हम अगर थोड़ा सा, मैंने पहले भी 2-3 प्रोग्रामों में जिक्र किया है कि हकीकत ये है कि अब वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ये जो आपके पास कोविड-19 का एक बड़ा एक ख़तरनाक जो सिलसिला आया, उसमें सिर्फ पाकिस्तान की नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड की मईशत बैठ चुकी है और बड़े मसाइल क्रिएट हुए हैं। आप ये ना समझें कि वो मसाइल क्रिएट नहीं हुए, और वो उसके असरात अगर दूसरे बड़े ममालिक देखें, हम अगर हम अपने मुल्क की बात करें, हम जरखेज़ हैं, बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास सीजन्स अच्छी है, हमारे पास सेहत दूसरी। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हम इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे, उसके बावजूद भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनकी मईशत भी बैठ चुकी थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये नाराज लोग इस वजह से हैं कि वो जो सारा असर वहाँ से जो मईशत का डाउनफॉल हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो वो डाउनफॉल यहाँ पे भी पाकिस्तान के ऊपर भी आना है। पाकिस्तान भी एक मुल्क है, इसकी भी एक मईशत है। जब एक साल कोई पहिया नहीं चलेगा, कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो जाहिर है कि आपके मुल्क में, अगर हम घर में ही अपने घर की मिसाल ले लें कि मैं घर में बैठ जाऊं और वो घर चले ही नहीं, उसकी सर्किल ही नहीं चले, कहीं से आने का कोई उम्मीद ही ना हो एक साल के लिए, तो जाहिर है असेस और दूसरी चीज़ें तो होंगी। वो सारा असर पड़ा है महंगाई पे। महंगाई की शरह अगर हम दूसरे ममालिक से, लेकिन मैं ये फिर पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी कि मैं दूसरे ममालिक के लाऊं, कहूं कि इस वक्त महंगाई अगर दूसरे आप ममालिक में भी दूसरे ममालिक की बात करेंगे तो तो फिर मैं आपको ये कहूंगी कि दूसरे ममालिक अपनी आवाम को कितनी फैसिलिटीज दे रहे। फैसिलिटीज दे रहे हैं। देखे ना, मैं इस हाँ। वजह से उधर नहीं जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक बड़ा डाउनफॉल था, उस वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी है। हम और हमारी और आपकी और तमाम हुकूमतों की, इंक्लूडिंग मैं सिंध हुकूमत को भी कहूँगा, जी। ठीक है ना, कि वो इस वक्त बड़ा हार्ट इशू चल रहा है, आपने भी देखा होगा गंदम का। जी। तो इस तरीके से नहीं होता। अब पंजाब में 55 रुपीज़ में जो है 1 kg आटा मिल रहा है और इधर जो है वही 80 और 85। तो थोड़ा सा देखें, ये डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस क्या हैं कि आपकी पॉलिसीज़ के डिफरेंसेस हैं। लेकिन मैं अभी एज ए पीटीआई, एज ए फेडरल गवर्नमेंट, मैं अभी भी अपनी पार्टी को भी कहता हूँ, और वो पहले भी परेशान है, खान साहब खुद परेशान है इस पे, कि किसी न किसी तरीके से इस महंगाई को, जिस दिन महंगाई पीछे आ जाए, मैं कहता हूँ ये पूरी की पूरी पाकिस्तान फिर पीटीआई के साथ होगी। लेकिन एग्जैक्टली। महंगाई बिल्कुल बिल्कुल। अगर महंगाई पे क्योंकि आवाम कंट्रोल, सिर्फ इसी वजह से नाराज है इस सिर्फ टाइम इसी पे। वजह से बिल्कुल नाराज बिल्कुल। है और कोई बिल्कुल। नाराजगी नहीं है।
सब कुछ ठीक है। क्योंकि उनकी सच्चाई और उनकी ईमानदार होने पे तो हमें किसी को भी शक नहीं है, ठीक है, किसी आम आवाम को शक नहीं है। पर एक ये वाला इशू बस है, क्योंकि बस अगर एक घर से 20,000 अगर उसकी सैलरी है तो वो किस तरह से पूरा तो करेगा, फिर वो रोएगा और बुराई बुराई करेगा। करेगा, यही तो चीज है, ये बिल्कुल चीजें आपने बढ़ बिल्कुल जाती ठीक कही। अच्छा, आप बताएं एज अ तज्जियाकार आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? तज्जियाकार भी तो हूँ और उसके साथ साथ सर की तरह मैं भी एडवोकेट हूँ जी और बिल्कुल। दोनों की नहीं, वकालत आपके चलती है। ग्लासेस देख के तो सब समझ चुके होंगे क्योंकि इतने पढ़ने के बाद ग्लासेस लग जाते। हाँ, अच्छा जी। इसमें सर से मैं कुछ इख्तलाफ करूंगा। जी। इख्तलाफ ये है कि महंगाई की तो बात है वो ठीक है, लेकिन उसके साथ जो इमरान खान ने वायदे किए थे वो कितने पूरे किए जी हैं। जी, इसमें नौकरियों के, देखें घरों के। वो तो अलग, वो तो कहेंगे भाई महंगाई है, पैसे नहीं थे इसलिए हम नहीं कर सके। सबसे अच्छा। पहले ये वायदा था कि जो लोग आते हैं अदालत में, क्योंकि मैं भी वकील हूँ, अदालत की बात, अदालत में आते हैं सालों तक वो धक्के खाते हैं, हम उनके लिए कानून बनाएंगे, कानून साजी करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे और ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि उनको वक्त पर इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन अभी तक आपसे भी क्वेश्चन है, सर से भी क्वेश्चन है, अभी तक क्या इन्होंने अमेंडमेंट की है, कौन सी लेजिस्लेशन की है जो अवाम को फायदा दे। और इसके साथ साथ इसने ये कहा महंगाई को छोड़ें, इसके साथ ये कहा कि जो माफिया हैं, जैसे चीनी माफिया हो गया, गंदम और आटा वगैरह जो भी है, इसमें जो चीनी की बात आए तो उस पर भी इसने क्या कार्रवाई वगैरह की है। एक तो इशू चला इसका जो तरीन साहब है इसके साथ, लेकिन जो मजमुए पर हम देखेंगे तो क्या उसमें क्या कारकर्दगी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातों तक है। इनके जो भी वज़रा हैं इसमें देखें साइंस टेक्नोलॉजी और कितनी इसमें वजारतें हैं, लेकिन बोलते वो हैं, नजर वो आते हैं जो सिर्फ तनकीद के लिए खड़े हुए हैं। भाई ये जो तनकीद करेंगे तो काम कौन करेगा। और महंगाई की और इशू की ये जो बात कर रहे हैं कि भाई कोविड हुआ है, इसमें दूसरी ये जो कंट्रीज हैं उसके साथ साथ हमारे मुल्क पर भी इफेक्ट हुआ है, वो ये मानते हैं, लेकिन ये तो 2 साल के बाद ही आया था, पहले 2 साल की क्या कारकर्दगी थी। अभी ये तो इनको एक ऐसे समझे कि सेटिस्फाई करने के लिए कोई इशू मिल गया है कि भाई इसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे, हमारी जो है कोई भी ऐसी कारकर्दगी इसकी वजह से रुकी हुई है, हम तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई आप जो क्या क्या करने वाले थे उसमें बताएं कौन सी चीजें आपने सही की है। और इसके अलावा बातें तो ज्यादा हैं और मीडिया पर भी बात नहीं कहनी चाहिए। देखें जो वज़रा हैं इनके, ठीक है, उनके साथ जो इनकी सीटिंग होती है और जमहूरियत और आम आदमी के लिए सोचना, मेरे ख्याल में इसने ऐसा कोई सिस्टम या ऐसी कोई वजारत ऐसे किसी बंदे को नहीं दी जो गरीब था। इसने कहा कि मैं गरीबों को ऊपर ले आऊंगा, किसको ऐसी कोई वजारत बताएं। सारे जो फिराडी लोग थे, पहली हुकूमत में काम कर चुके थे, उनको इसने वजारत दी है। क्या भाई इसने वायदे वगैरह पूरे किए। बाकी बात यह है कि कारकर्दगी दिखाना वो अलग बात है। अभी ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, 2 साल तक हमें भी इंतजार है। अच्छी बात है कि अगर हमारे मुल्क में कोई सेटिंग हो जाए हमें भी इंतजार है, लेकिन जो पिछली कारकर्दगी मतलब दूसरी सेटिंग ना हो, काम की सेटिंग। हाँ, काम यहाँ की पे सेटिंग दूसरी सेटिंग होना शुरू हो जाती है, वो वाली ना हो। हम उससे बहुत थक चुके हैं, आवाम थक चुकी है, वो वाली सेटिंग नहीं करनी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे पीडीएम के धरने और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग धरने देते हैं, रैलियां निकालते हैं, अभी भी आप ये रिसेंट जो अभी एक चीज कल से चल रही है, तो मुझे बताएं एज अ जो है आप एडवोकेट क्या बताएंगे, कानून इनको क्या इजाजत देता है कि किस तरह से किन चीजों में रह के ये सारी चीजें आपने करनी है? देखिए ना, ये धरना तो एक एहतजाज होता है, जैसे अपना फ्रीडम है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसको इजाज़त देता है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का ना, कि आप अपने हक के लिए कुछ भी करें। तो ये तो एक कानूनी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का। जैसे पहले अगर हम कहेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी धरनों पे थी और ये वो सारी चीज़ें थी। तो उस हवाले से हर पॉलिटिकल पर्सन हो, हर पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको इजाज़त है। लेकिन इसमें हो ये जाता है कि एक तंजीम जिस पे पाबंदी लगी हुई है, जब किसी तंजीम के ऊपर पाबंदी लगी हुई है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी आउट हो जाती है। तो फिर उसकी फ्रीडम नहीं रहती कि वो उसको फ्रीडम मिले ना, वो तो फिर इंतशार ही होता है, वो तो फिर इस तरीके से दूसरी चीज़ें होती हैं। तो फिर तो गवर्नमेंट अपना वो स्टेप लेती है कि अब आपको तो इजाज़त ही नहीं दे सकते क्योंकि आपका फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आपकी तंजीम का कलअदम करार है। जब तक वो आपकी तंजीम सही तरीके से हो तो उस तंजीम को भी चाहिए, जब आप कलअदम करार दी हुई हो तो आप अपने वो सारी चीज़ें क्लियर करें
के आपके ऊपर जो ये है कि आप जो है कलदम करा रहे हैं तो आप आ जाएं, तो फिर उसके बाद आपके पास फ्रीडम आ जाता है, फिर तो आप धरने दें। कोई इश्यूज हैं तो लेकिन धरने का भी मकसद ये होता है कि कोई पॉइंट पॉइंट चूज की जाती है, इस जगह पे होगा, फिर वो एप्लीकेशंस होती मतलब है ना कि ऐसा ना हो कि कि आप सारे रोड ब्लॉक सारे करें, रोड ब्लॉक कर लोगों दें को और परेशान कर परेशान दें, कोई करें। बीमार लोग परेशान हो, हाँ या जो है वहाँ के लोगों की जो देखें, चीजें हैं या हाँ उनकी तो देखें, प्रॉपर्टी को एक नुकसान एक चीज, हर आदमी जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो पीटीआई के ऊपर आके तनकीद करती है। तो आपने भी तो धरने दिए थे, देखें पीटीआई ने जो भी धरना दिया था एक जगह पे दिया बड़े था, मजे के धरने दिए थे, ठीक इतनी है, एंजॉयमेंट हुई थी। तो एक एक जगह पे ही वो धरना आप गए था। थे धरने में? बिल्कुल धरने में मैं गया था। कितनी एंजॉयमेंट हुई थी, हाँ तो रिलैक्स हो गया था, एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा थी, नाच मकसद गाना सब मकसद कुछ। ये है कि पूरा पाकिस्तान चल रहा था। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आप मुझे बताएं कोई तोड़ फोड़ हुई हो दूसरी जगह, एक जगह थी मखसूस, वहां पे धरना था। मकसद ये है कि ये फ्रीडम है, बिल्कुल हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है, लेकिन इंतशार के साथ और दूसरी चीजों के साथ तो बिल्कुल मेरे ख्याल में अच्छा, नहीं मैंने चाहिए। ये जो बात की है ना कि नाच गाना और ये मैंने नेगेटिव पॉइंट से नहीं की, मैंने पॉजिटिव की है कि जो लोग वहां धरने में गए हुए थे, आया उनको ऐसी तकरीरें करके उकसाया नहीं गया कि आप जाओ और लोगों की पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाओ या आप वहां बैठ के और ज्यादा हाइपर हो जाओ। वहां उन्होंने एक अच्छा माहौल बनाया ताकि आप धरने में हो, आप रिलैक्स रहो, आप गुस्से की तरफ ना जाओ, आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट था बोलने का, क्योंकि अक्सर हम लोग बोल देते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव मिक्स हो फिर जाता है, तो हाँ मैंने कहा मैं बिल्कुल। क्लियर कर दूं। और वाकई वो धरना लोगों के चेहरे पे एक रौनक, एक खुशी, वरना आप धरने में देखिए गुस्से में लोग डंडे उठाए हुए। अच्छा, ये चीज मुझे समझ नहीं आती आप कि मुझे ये बताएं कि धरने के टाइम पे पूरा पाकिस्तान, जिस वक्त स्पीच होती थी, पूरा पाकिस्तान वो स्पीच सुनता था। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान, हर बंदा वो स्पीच डेली बेसिस पे उसको पता होता था इस टाइम पे इमरान खान आएगा, इस टाइम पे 1 घंटा तकरीर होगी, और वो स्पीच सुनते थे। बिल्कुल। तो ये तो है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताइएगा कि मेरे पास लास्ट कुछ 1-2 हफ्ते पहले एक केस आया था, उसमें ये था कि उनकी एफआईआर भी हो गई, उनके जो जिनके ऊपर उन्होंने वो किया हुआ था वो उनको बेल भी मिल गई, पर चालान पेश ही नहीं हुआ। 1 महीना 1.5 महीना उस चीज को हो चुका है। तो आप थोड़ा सा एज अ लॉ के उससे आप देखने वालों को बताएं कि चालान कब पेश होता है और क्या तरीकेकार होता है। जी, इसमें एक सेक्शन है 173 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये होता है कि जब एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी जाती है कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और वो सेक्शन होता है 154 उसके बाद ये होता है कि आप विद इन 14 डेज में जो भी आपकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर लियाबिलिटी होती है, वो बाउंड होता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे 161 में, जो भी विटनेसेस है, उसके अलावा जो भी साइट पॉइंट वगैरह जगह जहाँ पर वो इशू हुआ है या ऑफेंस हुआ है, उसकी सारी डिटेल जो है विद इन 14 डेज में वो पेश करे। लेकिन इसमें यह है कि अगर वो नहीं कर सकता तो 3 दिन और भी दिए हुए हैं, और 17 दिनों में, इसे समझे कि 17 दिनों में उसको इंटरिम चालान, जैसे अबूरी चालान जिसको कहें, या जमीनी चालान उसको आप कह सकते हैं उर्दू में, वो पेश करें। लेकिन ये होता है कभी कभार कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन 1 महीना नहीं 2, 3, 4 महीनों तक भी चलती है, 5-6 महीनों भी तक चलती है। अच्छा, उस टाइम तक बेल हो सकती है? बेल तो हो सकती है। बेल के लिए एक होता है बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें जमानत दी जाती है, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, फिर भी उसमें प्रोहिबिटरी क्लास का एक अलग सिस्टम है कि भाई 10 साल से ऐसा कोई भी जुर्म है जिसकी 10 साल से ऊपर सजा है, तो उसको आप प्रोहिबिटरी क्लास में डालें और किसी को बेल न दें। लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक्सेप्शन है कि अगर औरत है तो उसको बेल दी जाएगी, अंडर 16 इयर्स का कोई बच्चा है, बंदा है, तो उसको भी दी जा सकती है, सिक है, बीमार है, या ओल्ड एज है, उसको भी बेल दी जा सकती है, थोड़े बावजूद के वो प्रोहिबिटरी क्लास में केस फाइल करता है। ये एक अलग इशू है, ठीक है ना, कि चालान पेश हो या ना हो, किसी को जमानत दी जा सकती है, और उसका अलग एक सिस्टम है, अलग ग्राउंड है। बाकी आपकी बात के मुताबिक कि वो चालान पेश नहीं हुआ, तो इसमें ये होता है कि 14 दिनों में एक जो पक्का चालान होता है, फाइनल चालान पेश नहीं होता, और आईओ ये सिफारिश करता है कि माय लॉर्ड मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूं, क्योंकि और भी चीज़ें मुझे मिल सकती हैं। तो वो क्या करेगा,
3 दिनों के अंदर, यानी 14 दिनों के बाद 3 दिनों के अंदर टोटल मिला के 17 दिनों के बाद वो इंटरिम चालान देगा। और जज यानी मैजिस्ट्रेट वगैरह अगर वो देखे कि ये जो चालान आया है इसके बुनियाद पर मैं केस चला सकता हूं, तो वो उसको एज ए फाइनल चालान तस्वर करके केस चलाएगा। और जो फाइनल चालान बाद में आएगा उसको देकर भी अपने फैसले को मतलब कर सकता है। लेकिन आपकी बात के मुताबिक अगर वो चालान उन दिनों में, मुकर्रर दिनों में नहीं आता तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं, जैसे बड़े बड़े ऑफेंस होते हैं, बेनज़ीर भुट्टो का जैसे मर्डर हुआ है, यहाँ अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो 18 अक्टूबर पर हुए थे। यहाँ कुछ ऐसे बड़े इशू होते हैं, तो इसमें सालों तक वो इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। बेल दी जा सकती है, बेल के लिए अलग एक ग्राउंड है कि भाई ये ऑफेंस कौन सा है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। फिर भी उसमें कुछ कैटेगरीज हैं। दूसरी एक ये भी कैटेगरी है कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन बंदा उसको जमानत नहीं मिली, वो जेल में था, अभी 2 साल तक जेल में था और ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ, यानी जजमेंट वगैरह भी नहीं आई, तो उसको भी कानून हक देता है कि भाई उसको भी आप बाहर निकालें। अगर वो ऑफेंस डेथ पनिशमेंट का है, अगर डेथ पनिशमेंट का नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है या 10 इयर्स का या कोई भी जो है टेन्योर हो, तो उसमें 1 साल तक अगर अंदर है और ट्रायल पूरा नहीं होता। ट्रायल को आप मेरे ख्याल में समझ जाएंगी कि जब चालान वगैरह लेकर आते हैं, चार्ज फ्रेम होता है और उसके बाद एविडेंस वगैरह चलते हैं, गवाह चलते हैं, उसके बाद फैसला आता है, इसको पूरे को ट्रायल करते हैं कहते हैं। अगर वो पूरा नहीं होता और 1 साल तक वो अंदर है तो उसको भी बेल पर रिहा किया जा सकता है। औरत के लिए 6 महीने है, और डेथ पनिशमेंट का कोई ऑफेंस उसने किया है तो 1 साल तक अगर अंदर रही तो उसके बाद उसको बाहर बेल पर रिहा किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपके अक्सर जब लोगों के साथ कुछ ऐसा कोई क्राइम या कुछ भी हादसा होता है तो वो FIR करवाने जाते हैं, और जो सामने वाले होते हैं अगर वो थोड़े पावरफुल है, जो कि अक्सर हम सुनते हैं, मैं सुन के ही वो बात आम आवाज जो आवाम है उनकी आवाज आप तक पहुंचा रही हूँ कि वो कहते हैं कि FIR में जो है बड़ी हल्की सी दफात लगाते हैं, सारी चीज़ें बहुत हल्का सा करके, ताकि अगर केस आगे जाता भी है तो ज़्यादा सज़ा ना मिले, आसानी हो बेल में भी और बाहर आने में भी। तो ये मुझे बताया कि इसके ऊपर क्या कोर्ट में जाके आया, अगर जो केस कर रहा है वो अगर वहाँ जाके बोले तो FIR में चेंजेस हो जाती हैं? इसमें देखें 2 चीज़ें हैं ना। एक तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, भाई ने भी एक चीज़ बताई इसमें चालान पे ना, ये प्रोसिक्यूशन का एक सारा सिस्टम है। और माजरत से हमारे मुल्क में जो है ना प्रोसिक्यूशन टोटली फेल है। जो सेंटेंस सज़ाएं नहीं मिल रही लोगों को, और क्राइम हमारे मुल्क से बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। वो इस वजह से कि प्रोसिक्यूशन अपना सही तरीके से काम नहीं करते। अब प्रोसिक्यूशन का काम, पहले मैं आपकी FIR पे आऊँ फिर उसी में ही प्रोसिक्यूशन आ जाती है। आप किसी के साथ ऑफेंस हो गया, किसी के साथ कोई वारदात हो गई, मैं चला गया थाने पे। अब थाने पे जाने के बाद जो है मुझसे वो स्टेटमेंट लेंगे कि आप बताएं कि आपके साथ हुआ क्या है। फिर एक कहानी होती है, आप FIR पढ़ेंगी तो एक कहानी है, जो वारदात होती है वो बंदा वही चीज़ें उसमें लिखवाता है कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। वो चाहे मर्डर केस हो, चाहे डकैती हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, वो वही जो वो स्टेटमेंट लिखवाएगा उसमें 154 में ना, वो जो लिखवाएगा उसी में से ही जो है वो जो दफात हैं जिसको हम कहते हैं PPC, वो दफात उस आपकी FIR के कंटेंट्स जो भी होते हैं ना उसमें से निकलती हैं। हाँ। आपने लिखवाया कि भाई मुझे इसने पिस्टल की गोली मारी जो मुझे नहीं लगी, तो एक दफा उसका लग गया। अगर आपने कहा सिर्फ मुझे पिस्टल दिखाई, तो वो दफा वो खत्म हो जाएगा, दूसरा दफा वो FIR बनाने वाले पे है कि दिखाई या चलाई, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब आप जाते हैं ना, तो इसमें मेरी एक है राय कि जब आप जाते हैं थाने पे, और इसमें कुछ तो ऐसे होता है कि आप बिल्कुल जेन्युइन जो कहानी होती है वो बताते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने वकील से मशवरा करते हैं, उसको कहानी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर एंड ऑफ द पॉइंट ये होता है कि FIR होने के बाद आपकी चली जाती हैं चीज़ें इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भाई ने बात की 161 करेगा, और जो है वो अपना जहाँ पे वो वारदात हुई है वहाँ का मशीरनामा बनाएगा। फिर वो सारी चीज़ें उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास हैं, वो चाहे केस को ढीला करे या चाहे केस को
मजबूत करें। हम वकीलों का काम कुछ नहीं है वहां पे। फिर हम उनका वकीलों का काम है कि वो जो उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने चीजें बनाई हैं, हम उसको कोड करते हैं। देखें, जब सेंटेंस होती है, जब सजा होती है किसी केस में, इट मीन्स के वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने केस अच्छा बनाया, वकील ने अच्छा चलाया, सजा हो गई। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना केस ही ऐसा बना के आएगा और वो वकील के पास जब केस पहुंचेगा, वकील चाहे कितना बड़ा हो, बड़ी कोशिश करेगा, लेकिन केस की वहां पे जो वीकनेसेस हैं वो पहले से मौजूद होंगी, तो अदर साइड का वकील जो है वो उस पे कर लेगा। तो इस वजह से जो हमारे थाने हैं, अच्छा देखिए ना, अब हमारे एसएचओज, एफआईआर काटने वाले, दूसरे ये लोग जो है ना, और जो इन्वेस्टिगेशन, खास तौर पे इन्वेस्टिगेशन जिसको हम प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं ना, प्रोसिक्यूशन, ये सारी कमजोरियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर ये कमजोरियां हमारी ख़त्म हो जाएं और वहाँ पे कोई पढ़े लिखे लोग इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कोई, मैं तो मेरा तो एडवाइस है कि कोई ऐसा एक अच्छा एडवोकेट हर थाने पे मौजूद हो कि वो सारी इन्वेस्टिगेशन को देखे कि आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, हर आईओ उसके ताबे हो, उसको बताए कि सर मैंने ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कहे नहीं ये नहीं करो, ये करो, इस तरीके से करो, क्यों आप जो है इस तरीके से कर रहे हो। तो फिर थोड़ा सा कोई ऐसी अच्छी चीज आ जाएगी। जब मैं कहता हूँ जहां पे भी, जिस कंट्री में भी, जिस जगह पे भी सजा नहीं है, तो आप ये समझ लें कि वहां पे बहुत मुश्किल है कि वहां पे क्राइम खत्म हो। सजा होगी तो क्राइम खत्म होगा। बिल्कुल, क्रिमिनल को जब पता चल जाता है कि मैंने अंदर जाना है और मेरे पास इतना पैसा है या मेरे पास इतनी सिफारिश है, तो मैंने वापस आ जाना है, ठीक है। जब तक ये सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, क्राइम खत्म नहीं होगा, क्रिमिनल डरेगा नहीं, ये चीज है। अच्छा, मुझे आप दोनों से ये सवाल है कि मुझे चाइल्ड अब्यूज के बारे में बताएं, और उसके अलावा ये भी बताएं कि आजकल मैंने खुद देखा, बल्कि आप लोगों ने भी देखा होगा, आप भी कराची के शहरी हैं, कि छोटे छोटे बच्चे आप देखें कि कामों पे लगे हुए, रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहे हैं और बाकी अलग जगहों पे गुर्बत की वजह से। तो इस हवाले से कानून क्या कहता है, इस पे बात करें। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल वो ये कहता है कि अगर 14 ईयर से छोटा बच्चा है तो उसको आप फोर्स करके कोई काम नहीं करवा सकते, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो 14 ईयर से ऊपर भी है तो जो डेंजरस जगह हैं, जिसे ऐसे मिल वगैरह होती है जिसमें एक धमाकेदार वगैरह मादे वगैरह बनते हैं, या ऐसी कोई उसमें चीज़ें बन रही है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो उसमें भी आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो काम करे। और इसके अलावा चाइल्ड अब्यूज की अगर आप बात करें तो ये होता है घरों में। क्या होता है कि छोटे बच्चे गुर्बत की वजह से, लड़कियां या लड़के छोटे होते हैं, वो काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता है और उसकी जो ज़हनियत है उसको इतना तो टार्चर किया जाता है कि उनकी अपनी सोच वगैरह ख़त्म हो जाती है और आगे बढ़कर उनके ऊपर ये इफेक्ट होता है कि वो खुद को गुलाम भी तस्वर करते हैं और गुलामी में रहना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उठाने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो इसमें कानून है, एक तो आर्टिकल है, आर्टिकल 11 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसमें ये कहा गया है कि फोर्स्ड लेबर भी नहीं करवाया जा सकता, कानून उसको मना करता है। और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उसको भी आप ज़बरदस्ती किसी काम में नहीं लगा सकते। और दूसरी बात है कि एक एक्ट आया है 2017 या गालिबन 2018, ज़्यादा सर करेक्शन करेंगे ईयर्स का कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें पूरी डिटेल है। उसमें डिटेल ये है कि अगर कोई भी घर का बड़ा जिसके पास ये काम करते हैं अगर तशद्दुद करता है या सही तरह से पैसे नहीं देता या मतलब धमकियां वगैरह देता है, बहुत सारे केसेस आपने भी देखे बिल्कुल, होंगे बिल्कुल। कि इस तरह से है कि छोटी छोटी उम्र की बच्चियां, बच्चे, उनको घर पे काम के लिए रखा हुआ है, और कुछ ऐसे केसेस हुए जो सामने आए हैं कि उन बच्चों की इतनी बुरी हालत के खाने को भी नहीं देते थे और इतना मारते थे कि हद से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी है। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में भी एक इशू हुआ था, बड़ा हाईलाइट हुआ था, हैदराबाद में भी एक हुआ है, कल परसों का। जी जी, तो इसमें कानून मुकम्मल मौजूद है, उसमें वो जाए और जो इदारे हैं जैसे हमारे इन्फोर्समेंट के एजेंसीज, पुलिस वगैरह के जो इदारे हैं वहाँ पर जाएं और अपने खिलाफ जो भी ऑफेंस वगैरह होता है तो उसके खिलाफ शिकायत करें। मुकम्मल कानून है, उसको सजा भी मिल सकती है। लेकिन इसमें मैं ये बात कहूँगा कि ये हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जैसे बाहर की कंट्रीज हैं
कम से कम ऐसा करें कि जो बच्चे अंडर 14 ईयर्स हैं उसको अपनी तरफ से कुछ पैकेज दें। अगर उनको पैकेज मिलेगा, मेरे ख्याल में ये मजबूरी है वो किसी के पास जाएं काम करें, क्योंकि घर का ऐसा सिस्टम नहीं चलता, वो तो शौक से नहीं जाते। अगर हुकूमत उनको वो फंड वगैरह देगी, मेरे ख्याल में उनको जाना नहीं पड़ेगा और उनके लिए अच्छा हो जाएगा और वो तालीम भी हासिल करेंगे, ये हमारे फ्यूचर में अच्छे बनेंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। जी जरूर, मैं आपसे भी बात करूंगी, पर ब्रेक का टाइम आ गया, इस पे आपसे भी और बात करूंगी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें चाइल्ड अब्यूज़ के लिए जो है वो अभी रिसेंटली एक लॉ अपना अमेंड हुई है, उसमें चाइल्ड के लिए बड़ा प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बड़ा रखा हुआ है कि चाइल्ड को प्रोटेक्शन दी जाए, और उसके लिए बड़े उन्होंने सज़ा भी रखी है, मेरे ख्याल में 7 ईयर्स की। अगर कोई किसी चाइल्ड के साथ कोई गलत करता है किसी घर में या दूसरी चीज़ों में वो, और प्लस में अगर अभी बहुत सारे वाक़े हुए हैं कि बच्चे घरों में मारे जाते हैं ना मालकान से, एक वहाँ पे लाहौर में वाक़या हुआ था, बहुत सारे केसेस हुए। उसके लिए तो अभी जो अमेंड आई है उसमें तो उन्होंने डेथ सेंटेंस रख दिया है कि भाई उसमें डेथ सेंटेंस है, ठीक है, और उस केस को 3 महीने के अंदर अंदर आपने चला के ख़त्म कर देना है कि जैसे इस मुआशरे में इस तरीके की कोई और वाक़या जो है रूनमा ना हो। तो इस तरीके से अब हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इन सारी चीज़ों से जो है ना हम बच जाएं और आगे चलें, लेकिन अब ये सारे है कि जब तक आप इस कानून पे अमल करवाएं। अब अमल कौन करवाएगा? अगर सपोज करें वो वाक़या होता है यहाँ पे कराची में, तो फिर कराची यहाँ पे सिंध पुलिस करवाएगी, अगर वहाँ पे पंजाब में होता है पंजाब पुलिस करवाएगी। और उसमें इन्होंने तो ये कहा है कि आप छोटी रैंक के लोग अपना ऑफिसर भी नहीं रखें, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी डीएसपी या एएसपी लेवल पे कर दें। तो ये अच्छी चीज़ें तो हैं, लेकिन इस पे अमल होगा तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। अगर कोई उस पर अमल नहीं होता तो फिर तो ऐसे ही है जैसे कानून बना हुआ है, हमारे पास अमल नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं। अच्छा जी, कराची के तरक्याती काम पे आप क्या बात करना चाहेंगे? कराची की जो अभी सिचुएशन है, जो हालात चल रहे हैं, किसी भी एरिया में आप भी बाहर निकलते होंगे अपने एरिया से, अगर आपका एरिया बड़ा साफ होगा, पर कुछ एरियो में जब आप जाते होंगे 99% एरिया बहुत गंदे, बहुत कचरा, बहुत गंदगी, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो बड़ा दुख होता है, उस वक्त दुख होता है जब मैं लाहौर से कराची आता हूँ, और मुझे उस वक्त दुख होता है जब मैं इस्लामाबाद से कराची आता हूँ। लाहौर आप देखें, पहले लाहौर क्या था, ठीक है, और अभी रिसेंटली मैं मुल्तान गया था कोई 3 महीने पहले, वहाँ से भी यहाँ पे आया तो मुझे दुख हुआ, मुल्तान से भी। देखें, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये पूरी दुनिया में आपकी लोकल गवर्नमेंट जो है, जिसको हम बल्दियाती निज़ाम भी कहते हैं, पूरी दुनिया का बल्दियाती निज़ाम जो है वो एक बेस्ट जो है था कि आपके अगर शहर को, आपकी यूसी को, आपके इलाके को साफ़ सुथरा रखना है तो बल्दियाती निज़ाम को आप ऊपर ले आए, और बल्दियाती निज़ाम से ही ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। देखें, इसमें एक चीज़ है मेरी ना, इसमें तो बिल्कुल ये तो 100% ठीक है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो अभी जो बल्दियाती निज़ाम था उसमें तो उन्होंने फंड ही नहीं रखे थे। वो देखें, अब बदकिस्मती से हमें कहना पड़ रहा है ना, हम कोई पॉलिटिकल या पार्टी की बात नहीं कर रहे इसमें। देखें, 2-3 चीज़ें हैं ना, अब सारी चीज़ें सीएम सिंध तो नहीं कर सकता ना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता एक आदमी ये कर सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम खुदारा उन चीज़ों को लो तो नहीं ना। अब इस वजह से उतनी जिम्मेदारी कर सकते हैं। भाई, मुझे ये बताया जाए कि लाहौर के रोडों पे फंड्स की अगर आप बात करेंगे तो एनएफसी अवार्ड आपके सामने आ जाएगा। एनएफसी अवार्ड में आपको जो भी आपका अपना हिस्सा है आपको मिलता है, पंजाब का हिस्सा है पंजाब को मिलता है।
तो इसका मकसद ये हुआ कि फंडिंग तो सही हो गई, फेडरेशन ने तो आपको सही तरीके से अपने पैसे दे दिए। अब है आपकी जो वहाँ पे लोकल मैनेजमेंट, आपने लोकल मैनेजमेंट, अब मुझे ये बताएं कि ये क्या करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना कि लाहौर वाले क्या करते हैं। लाहौर वाले जो चीज़ लगाते हैं उस लगाने के बाद आपकी आपकी सेहत हो, आपकी गाड़ी हो, आपका घर हो, आप गाड़ी लो, उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं करोगे खराब हो जाएगी। आप अपनी मेंटेनेंस ठीक नहीं करोगे बीमार हो जाओगे, सेहत खराब। आप अपने घर की मेंटेनेंस नहीं करो, बदबूदार हो जाएगा, मिट्टी आ जाएगी। आप डेली बेसिस पे डस्टिंग होती है घर की, इट मीन्स के घर भी इस तरीके से चलता है। हम कहाँ से, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना ये हम कोई कहें कि भाई मैं रॉकेट साइंस बोल रहा हूँ और दूसरा कोई नहीं बोल सकता। ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम और आप करते हैं। वो क्या करते हैं कि अभी भाई 1 करोड़ रुपया हमने लगा दिया, करोड़ रुपए के उन्होंने रोडों को, किसी चौकों को, किसी जगहों पे फूल लगाए, दूसरी चीजें की, 1 करोड़ रुपए। वो दूसरा करोड़ उसकी मेंटेनेंस पे के लिए रखते हैं। 1 करोड़ वो लगाया, दूसरा करोड़ उसकी मेंटेनेंस के लिए होता है। आप जाएंगे तो हर फूल आपको खुला हुआ नजर, खिला हुआ नजर आएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं हमारे इसकी कराची की। यूनिवर्सिटी रोड गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया, यूनिवर्सिटी रोड बड़ा ज़बरदस्त, अच्छे पत्थर रखे, फिर वहाँ पे बड़े अच्छे गमले रखे, ये वो बड़ा है। वहाँ से जो है खजूर के वो दरख्त ले आए, वो भी लगाए, ये वो। आप अभी जाए, उसके बाद आप इनसे पूछें कि मेरे भाई आपने एक अच्छी चीज़ बनाई, उसकी मेंटेनेंस के लिए आपने क्या किया? ज़ीरो। अभी आप जाएं सारी चीजें जली सड़ी सूखी सारी आपको मिलेंगी। देखें ये बदनीयती है। अब देखें अब वहाब साहब आ गए भाई, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, आपको कोई कहीं से चेंजिंग नजर आई? कहीं पे आपको कोई गमला नजर आया? कहीं पे आपको कोई नया फूल नजर आया? उनके आते ही लोगों पे थोड़ी उम्मीद आई थी। देखें पढ़ा लिखा है। देखें हम भाई ने एक बात की थी, मैं बड़ी उसको सेकंड करता हूँ। हमारे मुल्क में पहले नंबर पे एक ही एग्जाम है जिसको हम CSS कहते हैं। जो ऑफिसर CSS का इम्तिहान दे के आता है यहाँ पे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे CSS ऑफिसर आपको करप्ट मिलेंगे जो इतना बड़ा इम्तिहान दे के यहाँ पे आते हैं, चेंजिंग्स की बात करते हैं, वो यहाँ पे आके करप्ट हो जाते हैं। इस तरीके से कितना भी पढ़ा लिखा हो, ये जो यहाँ पे असेंबली में बैठे हैं बहुत सारे लोग, सारे के सारे बाहर के पढ़े हुए हैं। वो पहले खेप चली गई, वो जो थी वो चली गई, जो यहाँ पे पढ़ती थी फलाना स्कूल फलाना कॉलेज, ये डिग्रियां नहीं है अभी। ये अभी जो नए लोग आए हैं ना, वो सारे के सारे बाहर के पढ़े हुए, लेकिन उनसे वो अच्छे थे जो यहाँ के पढ़े हुए थे। उनको थोड़ा सा यहाँ का कदर था। ये जो बाहर से पढ़े हुए और बाहर ये घूमने भी बाहर जाते हैं, सारी चीजें करने बाहर जाते हैं, उनको यहाँ तो लेना देना ही नहीं है। तो इस तरीके से अब इस वजह से वहाब साहब से हमें भी उम्मीदें थी। सब लोगों के पढ़ा आदमी है, बैरिस्टर है, हमारा कुलीग है, ठीक है, वकील है। हम भी यही चाहते थे कि ये पढ़ा लिखा आदमी आएगा, कुछ चेंजिंग्स लाएगा, लेकिन आपको और हमें कोई चेंजिंग्स नज़र नहीं आई ना। बदकिस्मती से अब कभी कभी हमें ये भी कहना पड़ता है कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट में हकीकत ये है कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन के अलावा आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। अरब रुपयों की करप्शन आपको ऐसे नज़र आएगी। अभी वो डेस्क का एक मामला था, स्कूल डेस्क का 29,000 रुपए की, 2,000 मैंने कम कर दिया, आपने कम कर दिए या मुझे पता नहीं है। बहरहाल व्हाट इज दिस, आप मुझे बताएं। कुछ होता है लेकिन ऐसे इतना ज्यादा तो ये तो आप कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये कौम के साथ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं भी जैसे सर ने बातें की, इसमें सबसे ये है कि सिंसियरिटी का होना जरूरी है। जब तक आप किसी चीज से सिंसियर नहीं होंगे, मेरे ख्याल में कोई भी चीज सही नहीं कर पाएंगे। जैसे और जब काम करते हैं तो उससे पहले प्लान होना चाहिए कि भाई ये किस तरह काम होगा और इसमें क्या फायदा होगा,
और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा काम करें बाद में उसको काम को या उस चीज़ को तोड़ने की हमें ज़रूरत पड़े। अभी मेरी रहायश है लैंड एरिया पर। हाँ, पर 1 मिनट में आप बात खत्म करेंगे क्योंकि हमारे लाइव का टाइम खत्म हो रहा है। हाँ, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि पहले एक रोड बनाया गया, उसमें मटेरियल तो ऐसा था जैसे दूसरे दिन तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये था कि जैसे रोड बना वो सालों से हमें भी इंतजार था, आना जाना था, लेकिन जैसे रोड बना तो मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के बाद उसी रोड में खड्डे बनाए गए, उसको तोड़कर वो फिर वो दूसरी बार वो नालियां वगैरह बना रहे थे, नाले बना रहे थे। हाँ, करते हैं भाई, वो पहले आपने करना था, आपने पहले नहीं किया। अभी वो दिखा के हमने ये इतना काम करवाया है और उसकी कुछ आपने काम करवाया, कुछ अपने जेब में आपने रख दिए और बाद में वही आवाम को तकलीफ, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे साथ है आमिर लियाकत साहब, हम तो नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसने भी रोड बनाया, 24 फुट का रोड है, बीच में 8 फुट का उसने रोड बनाया, दोनों साइड्स में 8-8 फुट ऐसे खाली है, और वो भी जो 8 फुट का जो रोड बनाया हुआ वो भी अभी उसमें खड़े बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल में सिंसियरिटी होना जरूरी है, जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे इस तरह का हमें अपने मुल्क को फायदा नहीं दे सकेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो में तशरीफ लेके आए। टाइम का पता ही नहीं चला, आपसे बात करने में भी बहुत सारे और भी सवाल थे पर टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। माजरत के साथ टिश्यू यूज करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है मौसम ऐसा चल रहा है और हर दूसरा शख्स जो है वो बीमार है, इसलिए एहतियात कीजिए, कोशिश कीजिए कि मच्छरों से बच के रहे, कोशिश कीजिए कि थोड़ा ठंडी जो पानी या आइसक्रीम उससे थोड़ा सा बचे। मौसम चेंज हो रहा है, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।